हम लोग का कोर्स समाप्त हो चुका है, हो गया है। हम अब यूनिट 22 एक एक की चर्चा करेंगे, जिसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा टोटल आपका। पूरे कॉन्सेप्ट आएंगे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं पहले आपके अध्याय की बात कर लूँ तो देखिएगा अध्याय में कौन कौन से हैं। सबसे पहले अध्याय नंबर 1 आपका जाता है गणित में, क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अध्याय नंबर अगर आप 2 की बात करें तो वो है आपका बहुपद। अध्याय नंबर 3 आ जाता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय नंबर 4 है आपका द्विघात समीकरण। अध्याय नंबर 5 आ जाएगा आपका समांतर श्रेणी, है ना। अध्याय नंबर 6 आपका है त्रिभुज, ठीक। अगर अध्याय 7 की बात करें तो आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय नंबर आपका 8 है त्रिकोणमिति। अगर अध्याय नंबर 9 की हम बात करते हैं तो आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। अनुप्रयोग लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो आपको पता है उन्नयन और अवनमन कोण की बात होती है, ठीक है। अध्याय नंबर 10 आपका जाता है व्रत, है क्या। हाँ। अध्याय 11 आपका कट हो चुका है रचनाएं, हुआ है, मतलब कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम बोल देंगे कि अध्याय नंबर 12 हमारा क्या होगा। अध्याय नंबर 12 होगा आपका, हाँ, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। या ऐसा लिख देता हूँ व्रत के ऊपर जितना भी होगा क्षेत्रफल वाले सवाल है हमारे, हाँ या नहीं, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो जाता है आपका एक त्रिज्यखंड हो जाता है, त्रिज्यखंड में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम एक एक करके चर्चाएं करेंगे, अभी पूरे प्रायिकता तक पहुंचेंगे, चलेगा ना। अध्याय नंबर अगर 13 की बात करें हम तो क्या जाता है क्षेत्रफल एवं आयतन है ना। क्षेत्रफल एवं आयतन। और अध्याय नंबर 14 क्या है, हाँ, सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी। और अध्याय नंबर 15 हो जाता है प्रायिकता। अब देखिए जब से हमारी क्लासेस चल रही हैं लगभग 5-6 मंथ हो गए जो बच्चे रेगुलर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हमने ये तो पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ तक। और लगभग जब भी आपके त्रैमासिक हुए हैं अर्धवार्षिक हुए हैं हमने आपको पूरा रिवीजन भी करवाए हैं ना। उसके बाद भी देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एक यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे हमसे नहीं बन रहा है या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो हम उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी चर्चा ये भी करते हैं कि अब हमको पढ़ना कैसे है। अब समय कम है आपके पास, पूरा सिलेबस आप लोग ने पढ़ चुके हैं। हमको अब स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट हमको सभी यूनिट का पता हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके आए, हाँ या नहीं। यहाँ तक कि हमारा ऑब्जेक्टिव में भी अंक ना कटे। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव में अंक कटेंगे तो हम 90 प्लस का भी नहीं ला पाएंगे,
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया भी हूँ पहले कि मेरे 93 मार्क्स आए थे। तो आपको भी पता है कि गणित में अगर 90 से ऊपर लाना है थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा कि एक भी यूनिट के क्वेश्चन ना छूटें, कैलकुलेशन गलत ना हो हम लोग का, जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो हम बराबर लिख के आएँ, हाँ या नहीं। लास्ट में अभी जैसे स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, हमने आपको बताया है ना, स्टेप मार्किंग कैसे होती है कि जैसे आपको लास्ट में आंसर भी डाल के आना है बराबर कि आंसर किससे संबंधित पूछा है, हाँ या नहीं, ठीक है ना, उसमें भी आधा अंक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोई जैसे आपको कोई रिक्त स्थान आ गया समरूप वाला, जैसे उन्होंने बोल दिया कि दो व्रत क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए समरूप होते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर्वांग सम वाले, हाँ या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, थेल्स थ्योरम पता होना चाहिए, हाँ या नहीं, बताइए। तो हम सबसे पहले अब किसकी बात करते हैं, वास्तविक संख्याएं की। तो वास्तविक संख्याएं किसे बोलेंगे आप बताइए जरा। हाँ, संख्याएं हम लोग 6 क्लास से आप लोग संख्याएं के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या नहीं। प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और सम संख्या है, विषम संख्या है, फिर परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। मगर 10th के लेवल के हिसाब से कौन सी संख्या दिया है उनने, वास्तविक संख्या, हाँ या नहीं। एक क्लास हमने रिवीजन क्लास रखे हैं, ठीक है ना। रिवीजन का मतलब जब भी आप पढ़ना चाहें फिर से, तो हमारी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, अपने यूट्यूब चैनल में जाके आप फिर से वॉच कर सकते हैं पेपर टाइम पे। हो सकता है पेपर टाइम में हम आपकी क्लास ना ले पाएँ, ठीक है क्या नहीं। तो 1 घंटे की क्लास में लगभग हम पूरा प्रायिकता तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसमें जो आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अभी आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपने जो कोचिंग से हम लोग ने आपको निकाल के दिए हैं यूनिट वाइज, है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप तो वो सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको पेपर के समय वही पलटाना है, और जैसे रिवीजन करना है तो अपने चैनल पे आप जाके यूनिट वाइज का पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, वास्तविक संख्याएं को आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर बोल सकते हैं ना। मुझे बताइए वास्तविक संख्याएं, पहली चीज जैसे आ गया मान लो सपोज कि बताइए वास्तविक संख्या हम किसे बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखी जा सकती है। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए, लिख सकते हैं ना, हाँ या नहीं बताइए, ठीक है। इसमें सिर्फ हमको 3 प्रकार के क्वेश्चंस करके जाना है। नंबर पहला कौन सा, देखिएगा, एलसीएम व एचसीएफ। आपको पता है इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत ज़्यादा बार करवाए हैं आपको, हाँ या नहीं, करवाए हैं। एक दूसरा आपको आता है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना, आ जाता है अभाज्य गुणनखंड। और एक तीसरा क्वेश्चन होता है आपका कि सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है, आ जाता है, हाँ या नहीं बताइए जरा। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, उनने बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या इसकी जगह जैसे कुछ पेपर में आपके क्या थे कि जैसे 5 + √7 है मान लो, है ना, ये भी हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके इसमें, है या नहीं। तो इस प्रकार के कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए आएगा। 101% मान के चलिए कि पेपर में इन 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में। लगे तो आप पिछले 10 वर्ष के पेपर उठा के देख लीजिए, हमने आपको सेंड कर चुके हैं पेपर, आप उठा के देखेंगे तो आपको एलसीएम, एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड और अपरिमेय संख्या वाले सवाल मिलेंगे बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड में आपको पता है सिंपल सा हमको फैक्टर बनाना होता है, हाँ या नहीं, और उसके गुणनखंड लिखना होता है। अगर मैं वही बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में आपको पता है अगर मान लो 2 चीज़ों की बात किया है और उनमें अगर कॉमन है तो उसको एक बार लिखते हैं हम पेयर बना के, और कॉमन नहीं है तो उसका फिर हम इनटू कर देते हैं। और वहीं अगर एचसीएफ की बात करूं मैं, तो एचसीएफ को आपको पता है जैसे 2 संख्याएं हैं मान लो, 2 संख्याएं में जो कॉमन होता है हम उसको एक बार
लिखते हैं, हाँ या नहीं। मान लो फिर दूसरी बार दो चीज़ें कॉमन हो गई तो हम उनका गुना करके वहाँ पे HCF बता देते हैं, बता सकते हैं। सिंपल बिल्कुल है, हाँ या नहीं, बनेगा आप लोगों से। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है फर्स्ट यूनिट से। आपको तीनों क्वेश्चन मान के चलें कि तीनों डन है बिल्कुल, जो कि पेपर में आपको मिलेंगे। कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो अभी पूछ सकते हैं आप, दिक्कत होगी कहीं पे क्या, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम कहीं पे, है ना। हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, और अगर होती है तो फिर आप बताइएगा बाद में। अभी तीनों क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कि नहीं, अच्छे से बन जाएंगे। अपरिमेय वाला बन जाएगा, सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है, 3 अंक का क्वेश्चन डन मान के चलो। एक अभाज्य गुणनखंड वाला आ जाएगा, हो सकता है 256 वाला एक क्वेश्चन है आपके इसमें, बिल्कुल सिंपल। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन 1734 वाला है, देखिएगा जरा, जिसमें 17, 19 और 23 का गुणनखंड निकलता है ओनली। हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। कितना है, 74, 74, 19 है ना। तो ए वाले, हाँ, 7429, इतना ही है। तो जब भी आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं कितना आएगा, 17, 19 और 23 आएगा। एक ही क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा फंसा सकता है पेपर में, तो आपको बिल्कुल वो नहीं करना है। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इनकेस अगर मान लो पेपर थोड़ा टफ बनाना चाहे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बाकी ऐसा संभव नहीं है कि क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन और है उसमें, देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। पेज नंबर बोलिए। जैसे 156 वाला है एक, है ना, 156 है। एक आपका क्या है, 5005 है, हाँ या नहीं। हम जैसे आपको 156 का भी निकाल के बताते हैं, देखिएगा, सिंपल है बिल्कुल। 2 से चला जाएगा भाग, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 तिया 2 नम 18, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। इस प्रकार से बन जाएंगे। तो कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, है ना। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2 क्या है हमारा, बहुपद, है ना। जिसको आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो, पॉली नॉमिनल बोल सकते हैं ना। बहुपद भी जब भी आए तो आपको पता है इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। पहले तो हम इसके बेसिक्स की बात कर लें। जैसे कि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसके पहले देखिए इसका एक स्टैंडर्ड समीकरण क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है कि नहीं, हो जाता है। और अब वहीं अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है, आया है कि नहीं, पिछले पेपर में आया है। एक क्वेश्चन आता है आपका कि सत्यता की जांच कीजिए या वेरीफाइड करिए, बोलता है एक समीकरण रहेगा और आपको फिर इसमें वैल्यू पुट करना होता है। सबसे पहले आप क्या उसके गुणनखंड निकालते हैं कि नहीं, निकाल लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद आप हम इसमें पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा में, और -b/a की वैल्यू कहाँ से देखते हैं, समीकरण से देखते हैं, देखेंगे बिल्कुल। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो हम फिर गुणनखंड का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे जो निकले हैं हमारे दो, और c/a कहाँ से देखते हैं, फिर समीकरण से देखेंगे। और जब भी आप दोनों को देखते हैं तो बराबर ही आते हैं वो, जितने भी सवाल आपके इसमें है या नहीं है, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख लेंगे, है ना, पेपर में भी दिए हैं हमने आपको।
एग्जाम्पल नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मोस्ट आईएमपी मान के चलें आप लोग। और उदाहरण नंबर 4, 2, 3, 4, इसमें से ही आपको पेपर में मिलेगा लगभग। उदाहरण 2, 3, 4। और पहली चीज़ ये देखिए, जब हमसे पूरा कॉन्सेप्ट अगर बन गया मान लो, तो हमको वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखना ही नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप तो सॉल्व कर क्या सकते हैं। और हमने जब भी कोचिंग स्टार्ट की है तो आपको पता है हम पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए आए हैं आप लोग को। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रट्टा मार लिया और काम चल गया, ऐसा नहीं है ना। आपको पता है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वैसे 1000 क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कभी भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, लाइफ में आपको आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि 10th में पढ़ लिए और हम भूल गए, हाँ या नहीं। जब भी आप आगे कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे बनना चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है। एक क्वेश्चन आपको लिए आ जाता है, देखिएगा, जैसे वो बोल देगा 1 और 1 है। अब इसमें से आपको वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन फॉर्म करना है, बोलता है कि नहीं। 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, तो आप वहां से कंपेयर करते हैं कि किसका हो जाता है, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा का, और ये वाला कौन सा हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा का। बस इतना ही है सेकेंड यूनिट में, बाकी कुछ भी नहीं है ना। इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो अध्याय नंबर हम 3 की बात करें। आपको अगर पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो आपके ऑब्जेक्टिव वैसे ही बनना है। ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, फॉर्मूले ही पूछता है आपसे, है ना। देखिएगा जो मैच द फॉलोइंग आती है, सही जोड़ी वगैरह, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूछ लेता है कई बार, 5 अंक का आता है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की अपनी क्लासेस देखिएगा आप, रिकॉर्डेड वाली, है ना। सबसे पहले ही क्लास डाले थे अपन ने। क्या है अध्याय नंबर 3 हमारा, 2 चर वाला है। देखिए इसको अगर आप बोलना चाहें इंग्लिश में बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं, है ना। तो ये उन बच्चों को भी काम आ सकता है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बाइलिंगुअल है कुल मिला के, है ना, आया नहीं। ठीक है। तो देखिएगा इसमें हमने आपको बताए थे 3 चीज़ों की बात करते हैं हम सबसे पहले। कौन कौन सा, प्रतिच्छेद, हाँ या नहीं। ठीक है। आप इससे ही अनुमान लगा लेंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। पहला प्रतिच्छेद, दूसरा ये हो जाएगा आपका क्या, समांतर, और तीसरा मैं बता रहा हूँ संपाती। अब आप भी अनुमान लगा चुके होंगे कि हम इसके आगे आपको बताने क्या वाले हैं, हाँ या नहीं, क्योंकि अपनी एक क्लास इसके पहले भी हो चुकी है, रिवीजन वाली हो गई है कि नहीं। तो जब भी मैं प्रतिच्छेद की बात करता हूँ तो आपके इसमें एक क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। देखिए बुक में पेज नंबर कौन से में है, पलटाइए जरा। 45 में है, ठीक है। 51 में है, पेज नंबर 51 में है, ठीक है ना। हाँ ओल्ड बुक होगी इस कारण हो सकता है, 45 में भी होगा, है ना। पेज नंबर 51 में दिया हुआ है पूरा। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसको आप क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अद्वितीय, बोल देंगे अद्वितीय हल, या केवल एक हल, है ना। ये संगत होगी या असंगत होगी बताइए। ये संगत होती है, कई बार आ जाता है पेपर में, है ना। और इसमें ग्राफ संभव है कि नहीं, बिल्कुल ग्राफ बनेगा, हाँ या नहीं। ठीक है। और प्रतिच्छेद का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है ना कैसे बनेगा। 2 अगर रेखाएं हैं तो एक बिंदु पे आके कट करेगी, जो कि आपके बुक्स में नहीं दिया है, टेबल में डायग्राम नहीं है बिल्कुल। समझ रहे हैं आप बात को। आपको उसके लिए थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, डेप्थ में। समझ रहे हैं कि नहीं। केवल एक हल क्यों बोल रहा है, ये चीज समझिए। एक हल इसलिए बोल रहा है, हमको पॉइंट कितने मिल रहे हैं यहाँ पे,
एक मिल रहा है कि नहीं। तो उसने जो लिखा है ना यहाँ पे एक लाइन, केवल एक हल या अद्वितीय हल, उसका रीजन है कि आपको एक ही बस कट पॉइंट मिलेगा, उसके बाद अगर आप बढ़ते भी जा रहे हैं तो आपको वहां पे फिर कट पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। फिर देखिएगा दूसरे की अगर हम बात करें, समांतर की बात करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो आपको भी पता है समांतर होती है कि नहीं। समांतर रेखा की बात करते हैं और इसमें हमको कोई हल नहीं मिलेगा। और ये संगत होगी या असंगत होगी, ये असंगत होगी। अब उसका हम रीजन समझाते हैं आपको, है ना। आपको पता है समांतर रेखा कैसे बनती है, देखिएगा। अगर ये दो रेखा है मान लो, ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये अगर मान लो इधर आगे बढ़ते भी जा रही है तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, इन्फिनाइट की ओर चले भी जाएंगे हम यहाँ से तो आपस में कभी कट नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं। आपको कोई प्रतिच्छेद बिंदु करते हुए मिलेगा क्या लास्ट में, नहीं मिलेगा। जैसे रेल की दो पटरियां हैं मान लो, है ना, रेल की दो पटरियां हैं, जैसे देखिए पटरी कुछ इस प्रकार से रहती है। अगर हम चलते जा रहे हैं तो ये आपस में जाके कट करेगी क्या। अब वो एक अलग रीजन हो जाता है कि ट्रेन क्रॉसिंग के लिए वहां पे स्टेशन में वो बने रहते हैं, है ना। तो आप वहां पे जाके बोलेंगे कि नहीं सर वहां पे तो कट कर गई ट्रेन, इधर ऐसी चली गई, कुछ पटरी है कुछ ऐसी आ गई है, तो वो एक अलग रीजन हो गया। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक पटरी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप छिंदवाड़ा से दिल्ली जा रहे हैं मान लो, या मान लो इटारसी तक ही जाना, इटारसी के पहले तक आप देखेंगे कोई स्टॉप अगर नहीं आया है तो आपको सिंगल पटरी मिलेगी ना। तो हम इसको समांतर रेखा बोलते हैं, ना कि इसको। क्लियर है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़े क्या हम। तीसरा रह गया हमारा कौन सा, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या हो जाएगा आपका, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C2 हो जाएगा। आपको पता है संपाती रेखा क्या होती है, एक रेखा के ही ऊपर क्या होगा, जो दूसरी रेखा होगी बिल्कुल टच करते हुए जाएगी। जब भी टच करते हुए जाती है तो हमको इन्फिनाइट पॉइंट मिलते हैं, मतलब अनंत बिंदु मिलते हैं। मिलेंगे कि नहीं, मिल सकते हैं अनंत बिंदु। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले संपाती रेखा, इसमें आप लिखते हैं अनेक हल। और ये संगत होगी या असंगत, ये हो जाएगी संगत। अब आपको एक चीज बताएं, हम जितना भी अभी बोर्ड में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप मान के चलिए कि आपके 2 अंक फिक्स हैं, जिसको भी समझ में आ गया है। और जो सिर्फ बैठ के अगर आप देख रहे हैं ना, तो सिर्फ दर्शक नहीं बनना है हमको, आप सीखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको तीनों चीजें क्लियर हैं तभी आपको 2 अंक मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ रही है बात। बिल्कुल 1 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है तीनों में से। वो पूछ लेगा कि ऐसा कुछ दे देगा और बताइए अद्वितीय हल है, अनेक हल है, केवल एक हल है, हाँ या नहीं। तो आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विथ डायग्राम आपके मूड में बिल्कुल डायग्राम आ जाना चाहिए। जैसे मान लो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो आपके मन में क्या गूंजना चाहिए कि प्रतिच्छेद रेखा है, बात खत्म। प्रतिच्छेद का ख्याल आया तो आपको पता है कि एक केवल क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा। एक हल क्यों मिलता है, उसका रीजन, क्योंकि एक ही बिंदु मिलेगा आपको प्रतिच्छेद करते हुए। आ रहा है समझ में। जब एक बिंदु मिल रहा है मतलब वो संगत होगी। आ रहा है ना समझ में। ये पूरा मेमोराइज रहना चाहिए आपको पूरा, मतलब कि जैसे हम बता रहे हैं आपके सामने। जैसे मान लो फिर से आ गया पेपर में क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। आपके मन में जैसे ही आपने वहां क्वेश्चन देखे तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या है, ये समांतर रेखा है। और समांतर रेखा आपको पता होती कभी भी क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगी, स्वाभाविक सी बात है। अब हम आगे बढ़े तो जैसे ही आ गया मान लो आपको कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो आपके मन में आना चाहिए कि संपाती होती है।
संपाती रेखा तो होती है, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि संपाती रेखा का डायग्राम कैसे बनता है। बुक्स में नहीं है, आपकी बुक्स में नहीं है, आपके लिए एक्स्ट्रा है। बिल्कुल हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर्स ने बताए हैं या नहीं बताए हैं, या बुक्स में होगा तो अच्छी बात है ना। देखिएगा आप उसको, पेज नंबर कितने में दिया है, 45 में दिया है। ठीक, तो हमको बिल्कुल पता होना चाहिए संपाती रेखा क्या हो जाएगी अली। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए संपाती रेखा जब भी हमने बनाया तो इसमें क्या मिलेंगे, जब एक रेखा के ही ऊपर दूसरी रेखा होगी तो कितने बिंदु मिलेंगे हमको। कोई काउंटिंग हो सकती है क्या। मान लो ये रेखा हमारी जो है बढ़ते जा रही है, तो इन्फिनाइट बोल सकते हैं कि नहीं हम, अनंत बिंदु, हाँ या नहीं बोल सकते हैं। जब अनंत बिंदु बोलेंगे तो आप कितने हल बोलेंगे वहां पे, अनेक हल। और जब बिंदु हमको मिल रहे हैं तो वो संगत होगा या असंगत होगा, संगत होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, हाँ या नहीं बताइए। 2 क्वेश्चंस और आते हैं इसमें से, एक हो जाता है आपका प्रतिस्थापन विधि और एक हो जाती है विलोपन विधि, जो कि मैं मान के चलता हूं कि आप लोग से बहुत अच्छे से बनता है ना। जितने भी अपन ने अभी पेपर सेट किए तो मैं उसका एक एक वीडियो बना के आप लोग को पर्सनली डालूंगा, चलेगा ना। तो उसमें पूरी यूनिट वाइज आपको फिर से मिल जाएंगे अपने चैनल पे। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग बताएंगे। सिर्फ मैं आपको इसका एक क्या बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। हमने पूरा सॉल्व कर चुके हैं पुस्तक एनसीईआरटी 10th की, और लगे तो हमने क्वेश्चन भी नहीं छोड़े हैं कोचिंग में। मतलब आप देखिएगा जो बच्चे पुराने वाले हैं ना, रेगुलर जो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने बोर्ड में, किए हैं कि नहीं। और हमारा सिलेबस लगभग 15 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया है, अभी 1 मंथ और बचा हुआ है पेपर के आपके। तो हम कितने बार रिविजन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आपको पता है प्रतिस्थापन विधि में क्या है, मान लो दो आपकी क्या है, 2 समीकरण दिए होते हैं ना। जैसे समीकरण एक दिया हुआ है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। समीकरण दूसरा दिया हुआ है आपका, मान लो a2x प्लस b2 a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। इसकी जगह a1 a2 ये जो है ना, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है आपका समीकरण लिखा हुआ। जैसे एक क्वेश्चन ही उठा के चलें आप लोग, हाँ या नहीं, बिल्कुल। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से या 2 से, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ 1 से या 2 से हम x या y का मान निकालते हैं। अगर हमने मान लो समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं तो हम समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। और अगर हमने मान लो समीकरण 2 से मान निकाले, समीकरण किस में रखेंगे, फिर 1 में। ये समझ में आ रहा है आपको। जब आप उसको सॉल्व करेंगे, मान लो अब x के रूप में आ गया तो क्या निकलेगा आपका, वहां से पूरा x का मान निकल जाता है। फिर आप वहां पे 2 1 या फिर 3 में समीकरण मान रख के क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आसान है बिल्कुल, वहां से आपको x और y का मान मिल जाएगा। फिर देखिएगा एक विधि होती है आपकी विलोपन विधि। अब एक चीज का ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पेपर में अपने तरफ से एक्स्ट्रा वो नहीं लगाना है आपको। अगर उसने पूछा है प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे, अगर उसने बोला है विलोपन विधि तो आप विलोपन विधि सॉल्व करके आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि प्रतिस्थापन पूछा और हम विलोपन से कर देंगे तो वहां अंक नहीं मिलेगा आपको। अगर मेथड पूछा है तो, और अगर मान लो मेथड नहीं दिया है तो फिर आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है ना। और आपको पता है विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे समीकरण दिए होते हैं, समीकरण 1 है मान लो और समीकरण 2 है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले x या y के गुणनखंड क्या करते हैं, बराबर करेंगे। गुणनखंड बराबर करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसके चिन्ह क्या करते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। आप x वाले को काट देते हैं या फिर y वाले को कट कर देते हैं, वहां से आपको x का या y का मान मिल जाता है। फिर आप समीकरण मान रख के x या y का मान निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। देखिए बिल्कुल मेमोराइज हो जाता है, मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग का अभ्यास अच्छे तरीके से है तो हमको बिल्कुल भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपसे पूरी
बुक्स सॉल्व करते हुए बनने लगेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। अध्याय नंबर 4 की ओर बढ़े हम लोग। इसके अलावा पेपर में नहीं आने वाला कुछ भी आपको। प्रतिस्थापन विधि आ सकती है, विलोपन आएगा, और जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताए हैं। लगे तो यही वाला वीडियो आप आपके पेपर के बाद प्ले करके देखिएगा एक बार, जब पेपर हो जाएगा ना मैथ्स का, उसके बाद प्ले करके देखना जाके कितना आ रहा है कितना नहीं, ठीक है ना। और जितने भी हमने पेपर सेट किए हैं कि नहीं 15, पेपर के बाद पलटा के देखिएगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से। लगभग ये मान के चलिए कि 90 नंबर का पेपर में से आने वाला है आपको। 75 का पेपर होता है आपका, स्कूल के कुछ मार्क्स रहते हैं, अगर उनको भी ऐड करेंगे तो आपको 90 समथिंग आसानी से आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ बेटा 90 नंबर लाना आसान नहीं होता, मैं मानता हूँ, मगर मैं स्वयं ही कितने वाला हूँ 93। तो मुझे पता है कि वैसा रूट कैसा है, कैसा फॉलो करना है आपको। अगर मान लो मैं खुद 50 लेके बैठा होता तो मैं बोलता कि आज की डेट में आपको नहीं बोलता। अगर मैं बोलता भी तो वहाँ झूठ साबित होता कि नहीं। सिंपल सी बात है, जिसको अगर रास्ता पता हो उससे पूछने में ज़्यादा आसानी से वो बता सकता है आपको। तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए, पेपर सॉल्व करिए अपने वाले 15 पूरे, और मार्क्स लेके आइए फुल, ठीक है कि नहीं। जहाँ पे भी अभी आपको दिक्कत हो रही है, अभी अपने पास समय है 1 महीने का, फिर से उसको हम वो करेंगे, ठीक है ना। अध्याय नंबर 4 की बात करें, क्या है, द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण में एक चीज देखिएगा आपको क्या आ सकता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्रमागत संख्याएं वाले, है या नहीं। ये पेपर में आएंगे आपको, जितने भी आपके उसमें है कि नहीं, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, या फिर अपने पेपर में हमने आपको दिए हैं, पेपर निकाल के रख लो, 4th यूनिट का, यूनिट 4 का निकाल लो पेपर। जैसे कि 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है ना, 306 वाला, ये पेपर में मिलेगा आपको, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आपको एक बार पूरा वीडियो बना के फिर से डाल देंगे, चलेगा ना। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में डाले थे, फर्स्ट या सेकंड यूनिट बस का डाला हुआ है, तो हम पूरा यूनिट वाइज फिर से डालेंगे, थोड़ा समझाते हुए, चल जाएगा ना। इसमें एक क्वेश्चन और आएगा आपको, देखिएगा, मूल ज्ञात करने वाले आते हैं क्या, मूल हाँ या नहीं, है ना, ये पूछ सकता है। फिर एक विविक्तर पूछता है कि आपसे b² - 4ac, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं है अध्याय, है ना, तो बिल्कुल बन जाएगा। अध्याय नंबर 4 का हम पूरा डिटेल में आपको पेपर में बता देंगे, और आप लोग के पास पेपर रखा हुआ है अभी, लगे तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है उसमें। दीजिए किसी के पास पेपर होगा तो। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल बन जाता है आप लोग से। दूसरा देखिएगा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 हो। फिर एक ऐसे क्वेश्चन है आपका अगला, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप लोग से बनना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन है x - 1/x = 3, तो x ≠ 0, उदाहरण नंबर 15 है, हाँ या नहीं, देखो। तो ये हम आपको पूरा उसमें दिखा देंगे, चलेगा ना, आपको पता है, अपना पेपर मिला है आप लोग को सबको, ठीक है। ये रखिए 5 में। अब देखते हैं हम क्या, अध्याय नंबर 5, समांतर श्रेणी। पेपर मत पलटाइए, अभी सिर्फ आप देखिए आपसे कितना बन रहा है, आप भूले तो नहीं है जितना आपने पढ़ लिया है, हाँ या नहीं।
समांतर श्रेणी की बात करें या इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बोल सकते हैं, जिसको आपके फॉर्मूले में एपी लिखा आता है। एपी का मतलब ही क्या होता है, एपी का मतलब ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे पहले तो ये देखिएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, ये लिखा मैंने, इन दोनों के बीच का अंतर हमको कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा, 2, इनका इनका, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मान लो इनका क्या मिलेगा, हमको समान अंतर मिल रहा है सब में, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर मान लो जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, इनमें देखिएगा चेक करके, 3 का, ये 2 का, इसको आप समांतर श्रेणी बोलेंगे क्या, नहीं। समांतर श्रेणी होगी सिर्फ ए। समांतर श्रेणी में सबका अंतर कितना होगा, समान होता है, बीच का होगा। जैसा कि द्वितीय पद में से आप प्रथम पद को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उसका सार्वंतर मिल जाता है, जिसको आप डी बोलते हैं कि नहीं। कुछ फॉर्मूले होते हैं इसमें, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बता रहे हैं ए एन वाला। ए एन क्या हो जाता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एक आपका हो जाता है एस एन वाला, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाता है। एक और होता है इसका अथवा में, अगर मान लो आपके इसमें ए एन दिया हो सीधा सीधा, तो एन बाई 2a ए प्लस ए एन, एक एल फॉर्म में हो जाता है आपका एल वाला, एन बाई 2 ए प्लस हो जाएगा। इतना ही है, और इसमें ही आपकी पूरी यूनिट सॉल्व हो जाती है। अगर मैं बात करूं ए एन क्या हो जाएगा, देखिएगा वहां पे ए एन आपका हो जाता है अंतिम पद, हो जाएगा, हाँ या नहीं बताइए, अंतिम पद। और आपका डी क्या हो जाएगा, सार्वंतर, जिसको आप कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है, सेकंड पद माइनस प्रथम पद कर दीजिए। अगर मान लो आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों करें, हमको मान लो तृतीय पद में से सेकंड पद माइनस करना हो, तो वैसे भी कर सकते हैं आप, हाँ या नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं बात। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेकंड पद में से ही प्रथम पद को घटाएं हमेशा, आप फिफ्थ वाले पद में से क्या कर सकते हैं, थर्ड वाला घटा दो, या फिफ्थ वाले में से फोर्थ वाले को घटा दो। समझ में आ रही है कि नहीं बात। आपको अंतर यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं, और क्या बच रहा है, हाँ ये तो प्रथम पद हो जाता है, बिल्कुल। और कुछ छूट रहा है अपना एस एन, आपको पता है जब हम योगफल निकालते हैं पदों का, है ना, पदों का योगफल बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या बच रहा है आप बताइए, हम अभी धीरे धीरे बात करते हुए 5th यूनिट तक आ गए हैं। इसमें से ही आपको एक अंक का अभी ऑब्जेक्टिव आना है पेपर में, डन मान के चलो। एक तो आपका सिंपल सा आला आता है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा के आपको एक श्रेणी दे देगा और वो बोलेगा किसके आगे का आला पद निकालिए, आप 29वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, बोलता है बिल्कुल, जिसमें आपको आला फॉर्मूला लगाना होता है और आप सॉल्व करते हैं। तो बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा, प्रैक्टिस करते रहिए और अंक आ जाएंगे आपके बहुत अच्छे। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम होगी क्या, पेपर आप लोग के पास है 5th यूनिट का अपना, उसको सॉल्व करिए, बाकी कोई दूसरे क्वेश्चन करने नहीं है आपको, पेपर के अलावा दूसरे क्वेश्चन करने नहीं है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया। और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ए एन अगर आ गया तो ए एन क्या होता है, डी क्या होता है, तो बनेगा कि नहीं। अध्याय नंबर 6 है आपका त्रिभुज। अब आप बोलेंगे कि सर आप हमको टिप लेने दीजिए, मतलब आप होता ना है कि बच्चे लोग नोट करते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अपने यहाँ चलता है ऐसा कि सिर्फ लिख लिए आप लोग ने, कॉपी में लिखा रखा है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं,
मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आपसे पूरी चीज़ें बनेगी। अभी आपके पास लगभग 2 से 3 कॉपी फुल हो गई होगी जब से क्लासेस लग रही है अपनी, मगर आप लोग से कितना बनता है ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, हाँ या नहीं बताइए। हमसे कितना बन रहा है, हम कितना कर पा रहे हैं, है ना। अब 1 महीने में ऐसे स्मार्ट स्टडी कीजिए, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ गणित बस में आपने 90 नंबर ला लिए और पता चला इंग्लिश में कितने आ गए, 30-35 अंक आ गए, परसेंटेज डाउन हो जाएगा वहीं पे आपका। ठीक, तो सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है आपको। ये 6 नंबर का अध्याय है आपका। आपको पता है इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं हम, हाँ या नहीं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अभी त्रैमासिक में क्या हुआ था, मैंने उस दिन जिस दिन पेपर था आपका, उस दिन थेल्स प्रमेय आपको बताया था। जो पुराने बच्चे होंगे उनको अच्छे से याद होगा, मगर वहाँ पे आपके पेपर में क्या आ गया था, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। फिर मैंने जब आपसे दूसरे दिन पूछा कि आप लोग ने करके आए कि नहीं, तो आप क्या बताने लगे, सर पेपर में तो आपने जो बताया था वो आया ही नहीं, जबकि वो आपके पेपर में आया था। तो अगर ए भी आता है तो वो क्या है, थेल्स प्रमेय ही है कुल मिला के, ठीक है ना, बनेगा आप लोग से। और पाइथागोरस प्रमेय लगभग सब लोगों से बनती है। आप क्या बोल सकते हैं, जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी आपकी। सिद्ध कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक ये हो गया, कुछ क्वेश्चन है आपके इसमें और जो कि हमने आपको पेपर में दे दिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो बनेगा आपसे। पेपर आपने सॉल्व किए हैं कि नहीं, 6 यूनिट का कर लिए हैं, ठीक है। अध्याय नंबर 7 आपसे बहुत अच्छे से बनता है। ये क्या है आपका, निर्देशांक ज्यामिति। मुझे एक बात बताइएगा जरा थोड़ा सा, आप लोग कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे सिर्फ पास होने के लिए आते हैं। कोई ऐसा है कि जो पास होने के मूड से आता है। अपनी क्लास का एक सिद्धांत रहा, मैं आप लोग को शुरू से बताते आया हूँ कि यहाँ पे पास होने के लिए नहीं पढ़ाता मैं आपको। आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व करके आइए, अच्छे से अच्छा परसेंटेज बनाइए, हाँ या नहीं। पास तो आप 1 हफ्ते पढ़ाऊंगा ना वैसे ही हो जाओगे उतने में ही, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो पास बस नहीं होना है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट जब आप पूरा यूनिट पढ़ रहे हैं तो पूरे अच्छे मार्क्स लेके आइए फुल, समझ रहे हैं बात को। और जो बताते हैं ना कि गणित कठिन होती है, बहुत से टीचर करते हैं ऐसे चर्चाएं, बच्चे लोगों में ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि गणित जो है बहुत कठिन है। मैं बता रहा हूँ गणित कठिन है ही नहीं है, सरल है। जब तक हमको चीज़ें कठिन लगेगी जब हमको उसके बारे में पता नहीं होगा। मान लो हमको कहीं जाना है बाहर और हमको उसके बारे में रास्ता पता नहीं है तो हमको कठिन लगेगा, और अगर हमको मान लो पूरा रास्ता पता हो तो हमको कठिन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो जो जानता है उसके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। और जो अगर आपके मन में ऐसा भ्रम पैदा करते हैं ना कि गणित कठिन होता है, तो गणित बिल्कुल कठिन नहीं है। सही अप्रोच अगर सही ढंग से करें तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम बात करें तो आपको पता है एक वीडियो हमने इसका बना चुके हैं, रहने दा कारते वाला, आपको याद होगा, है ना। आपको पता है इसमें दूरी का सूत्र आ जाता है ना। मैं पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी 2-3-4 क्लासेस हो चुकी है अपनी, चलेगा। एक विभाजन सूत्र वाला है, विभाजन सूत्र। तीसरा क्या हो जाएगा,
मध्य बिंदु, है ना, संरेख वाला हो जाता है, है ना, संरेख बिंदु मान के चलो। ये सब बताए हैं हम आपको। इसमें आपको हमने ये बता के रखे हैं क्या, भुज और कोटि वगैरह। और अगर मैं बात करूं इसमें आगे क्या मिलेगा आपको, अगर जैसे समदूरस्थ वाली बात आ जाए, मान लो समदूरस्थ अगर आ जाता है तो आपको पता है एक्स अक्ष के लिए क्या हो जाता है, एक्स अक्ष आ गया तो क्या हो जाएगा, बाय आपका 0 हो जाता है। और अगर मान लो बाय अक्ष आ गया तो हाँ एक्स 0 हो जाता है। ये पूरा आपको पता है। दूरी का सूत्र क्या हो जाता है बोल के बता दीजिए एक बार। हाँ, रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दूरी का सूत्र। विभाजन सूत्र की बात करूं तो आपको पता है इसमें अनुपात दिया रहता है बीच में, तो आप बोल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। अगर मैं y के लिए बात करूं तो m1 y2 प्लस m2 y1। ये अगर नहीं बन रहा तो 12-21 वाली ट्रिक बता के रखे हैं आप लोग को, है ना, बन जाएगा उससे। मध्य बिंदु की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। संरेख बिंदु में आपको पता है 3 बिंदु एक ही रेखा मिलेंगे आपको, हाँ या नहीं। भुज कोटि आपको पता है x y दिया रहता है, मान लो अगर x और y दिया है तो ये क्या हो जाएगा, भुज और y वाला कोटि हो जाएगा। और समदूरस्थ आपसे बनता है, बिल्कुल बन जाएंगे। पूरे क्वेश्चंस किए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है यूनिट का जो मैंने बोर्ड में नहीं बताया हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है कि मैंने क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, हैं कोई क्लास में ऐसा बोलेगा कि सर आपने नहीं बताए क्वेश्चन? यहाँ तक कि हमने उदाहरण तक का बताए हैं आप लोग को। और आपको बता दे रहे हैं 80% ये होता है कि उदाहरण के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में। जो आपका बोर्ड पेपर होगा ना तो प्रश्नावली से नहीं आते हैं। उसका रीजन ये क्या होता है कि जो पेपर सेट करता है ना उनकी मेंटलिटी ये रहती है कि बच्चे लोग ने उदाहरण क्वेश्चन नहीं देखा होगा, उसने सिर्फ प्रश्नावली सॉल्व किया है, जबकि पूछता कौन से ज़्यादा है, एग्जाम्पल्स वाले। तो हमने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। तो अध्याय 7 तक तो हम पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं अध्याय 8 की। तो देखिए अपना समय भी हो गया है पूरा, मतलब एक क्लास का पूरा पूरा टाइम हो गया, 10 बज गया है, आपको भी स्कूल जाना है। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर जा सकते हैं आप लोग।